Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. Hope you're doing well, you're studying well and एग्ज़ाम आने वाला है तो आई होप कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे. सो टुडे वी विल कवर चैप्टर 8 क्लास 7th जोग्राफ़ी. एक चैप्टर और बचेगा तो 6th क्लास की ऑलरेडी मैं समरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको जोग्राफ़ी की. तो आप जाके अगर आप बिगनर हैं तो पहले जोग्राफ़ी 6 से स्टार्ट करिए. पहले जोग्राफ़ी की जो NCERT है उसको कवर करिए, फिर 7th क्लास की ये प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी, ये आप कवर करिए. उसके बाद जो अपकमिंग जो NCERTs हैं वो कवर करूँगी मैं. तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपका जो जोग्राफ़ी बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू कवर साइंस, बिकॉज उसके लिए काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग बोल रहे हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं. दे आर सेइंग के इफ़ यू कैन क्रिएट अ प्लेलिस्ट फॉर साइंस सो दैट आई कैन डू दैट एंड आई कैन हेल्प देम. And I will try to help you out as much as I can. So today we will talk about human environment interactions and ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन. तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में है और जो भी एनवायरनमेंट है ह्यूमन इंट्रैक्शन से. तो यहाँ पे हमेशा से जितनी भी जो लोअर क्लास की जैसे 6th 7th 8th की NCERTs हैं उसमें एक स्टोरी की फॉर्म में दिया हुआ है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी मेंशन किया गया. रेणुका वॉज एक्साइटेड. श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. ही वॉज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. तो जो रेणुका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जो उसके अंकल थे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे. तो ये होता है कि वहाँ से पिक्चर्स लेके आए होंगे. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जो भी नई नई वेजिटेशंस हैं उसके बारे में जानने को मिला होगा. सो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो देखने को मिल जाती हैं. जैसे डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होंगी तो जंगल के जो इनर जो भी कुछ भी घट रहा है अंदर की तरफ, क्या किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में और जो भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं. तो रेणुका भी इन सारी पिक्चरों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. एंड सम अगर आप बात करते हैं यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जब वो वापस आए तो बहुत सारे टाइप के लोग, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हों, चाहे वो अफ्रीकन हों, उसके अलावा वर्ल्ड में और भी कंट्रीज़ हैं, चाहे यूरोप से हों, तो सबका जो भी फीचर है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, फेशियल फीचर्स हैं, वो अलग अलग दिख रहे थे. तो यही चीज़ें रेणुका ऑब्जर्व कर रही थी. एंड सम आर फ्रॉम डेजर्ट एरिया, सम आर फ्रॉम फ्रोजन लैंड, जहाँ पे जैसे जो पहाड़ी एरिया होते हैं, बर्फ़ वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है तो नाक छोटी होती है, फेस थोड़ा फ्लैट होता है. तो ये जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से है. उसके अलावा अगर रेणुका ने ऑब्जर्व किया, दे हैव सम बेसिक नीड्स लाइक जैसे क्लोथिंग हुआ, फूड, शेल्टर के लिए भी कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं हिल एरियाज़ में. और उसके अलावा बात करते हैं तो द चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम्स, क्वेरल समटाइम्स एंड देन मेकअप, सिंग, डांस. तो हर जगह पे जो कल्चरल आप कह सकते हो कि सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में होती है. बट ये है कि हर जगह का एक स्पेशलिटी होती है. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे चैप्टर 8, 9th और 10th में यू कैन लर्न मेंशन किया हुआ, यू कैन लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो उसी के बारे में है लाइफ इन द अमेजोन बेसिन. तो लाइफ अमेजोन बेसिन में कैसी है उसके बारे में बात की गई है और उसके बारे में शो किया गया है. सो बिफोर लर्निंग, बिकॉज लाइन बाय लाइन में इसलिए पढ़ती हूँ कि ताकि अगर कुछ भी छूट जाए या कुछ भी लाइन्स हो जैसे आपको नहीं समझ आती, आप अगर हिंदी की बुक से पढ़ रहे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो मैं ट्राई करती हूँ कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाए. बहुत प्योर हिंदी में नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि प्योर हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं तो वो जो उनका मीनिंग होता है वो अलग होता है. तो इसीलिए आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है. बट अगर प्योर हिंदी की बात करेंगे तो आप हिंदी की जो NCERT की बुक्स आती हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो और आप उससे पढ़ सकते हो. सो बिफोर लर्निंग अबाउट अमेजोन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप. तो उसमें जैसे मैप में दिया गया है एंड नोटिस द ट्रॉपिक रीजन लाइज
वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, जो ट्रॉपिक उसकी बात करते हैं, ट्रॉपिक रीजन की, तो इक्वेटर के बिल्कुल पास है, जैसे अमेजन बेसिन है। तो यहाँ पे एक तो बारिश, इसे आप कह सकते हो डोल्ड्रम रीजन, 5 डिग्री इक्वेटर के ऊपर और 5 डिग्री इक्वेटर के नीचे, आई मीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का जो रीजन होता है उसे डोल्ड्रम कहते हैं। वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है आप कह सकते हो, या जैसे 10 डिग्री, सॉरी दैट इज़ नॉट 10, दैट इज़ नॉट 5 डिग्री, दैट इज़ 10 डिग्री। सो 10 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में और 10 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो इक्वेटोरियल रीजन के दोनों तरफ का जो रीजन है वो डोल्ड्रम बेल्ट कहलाता है। और इसी में ही अमेजोन, जो रिवर है अमेजोन, फ्लोज थ्रू दिस रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट, reaches the Atlantic Ocean to the east, और Atlantic Ocean में जाके जो मिल जाती है। The place where river flows into another body of water is called river's mouth। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जो जाती है और ये फैल रही है, जो ब्लू कलर से दिया हुआ है वो उसकी आप कह सकते हो कि ट्रिब्यूटरीज हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो पूरा जो है रिवर सिस्टम है, अमेजोन का रिवर सिस्टम बन गया है, और उसकी वजह से ये जो एरिया है बहुत ही ग्रीन है, काफ़ी ज़्यादा पानी की जो मात्रा है काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। एंड रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ द ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, some small parts of Venezuela। So name the countries of basin which has equator passes। तो इन कंट्रीज का नाम भी याद रखना है कि जो कि इक्वेटर से पास हो रही हैं। तो जब ये मैप हम वर्ल्ड मैप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि अमेजोन बेसिन में अमेजोन रिवर किधर से जा रही है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज, बट हम जब वर्ल्ड मैप में करेंगे तो तब थोड़े ज़्यादा क्लीन दिखाई देगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, व्हेन स्पेनिश explorers and explorers discovered Amazon River, they were attacked by a group of local tribes were headgears and grass skirts. They people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons। Hence the name was Amazon। तो जो वहाँ की ट्राइब थी, अमेजोन ट्राइब थी, उसकी वजह से इस रिवर का नाम अमेजोन पड़ा था, उसी के बारे में दिया हुआ है। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर, द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन्स एन एरिया from a river basin or the catchment area। The Amazon basin is larger river basin in the world। तो जो अमेजोन रिवर बेसिन है सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। और उसके अलावा ये आप कह सकते हो कि इस मैप में जो भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं वो आपको ध्यान रख सकते हो आप, कि कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको वर्ल्ड मैप में देखनी होंगी। अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, एज यू नो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट throughout the year। Both day and night are almost equal, hot and humid। The skin feels sticky। The rains almost every day, that too without much warning। The day temperature are high with very high humidity, and night the temperature goes down but the humidity remains high। because अगर हम बात करते हो इस रीजन में हर दिन बारिश पड़ती है, अगर आपने सुना हो 4 o'clock रेन, तो वो इसी रीजन में होती है। हर दिन बारिश होती है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती, ह्यूमिड कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा, और आप कह सकते हो कि रात में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी एक जैसी ही रहती है। बिकॉज जहाँ पे बारिश होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमेशा जो फॉरेस्ट है उसकी पत्तियाँ झड़ती नहीं है, तो मतलब उस रीजन का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी अमेजोन रीजन में बनी है, तो और उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देख सकते हो, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि कौन से एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसका रीज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली बता सकते हो और आप टिक कर सकते हो अपना क्वेश्चन का आंसर। एज इट रिमेन्स हेविली इन द रीजन, thick forest grows। The forests are in fact so thick
that the dense roof created by leaves and branches doesn't allow the sunlight to reach the ground. So रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं बिकॉज इतना ज़्यादा घना है कि धूप नीचे पहुंच ही नहीं पाती है, हमेशा गीला रहता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है और उसकी वजह से जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, इसीलिए वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे काई जम जाती है, फंगल चीज़ें हैं और इस टाइप की मतलब वेट रीजन है पूरा. सो द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, फ्लोरा, बर्ड्स और टॉकनास, हमिंग बर्ड, मकाओ विद दीज brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds and we commonly see in India. So these birds also make loud sound in the forest. Animals like monkey, sloth and eating tapirs are found here. So various species of reptiles like snake, क्योंकि वहाँ पे स्नेक वगैरह काफ़ी मिलते हैं, थ्राइव्स इन दीज जंगल्स. क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन का मतलब कह सकते हो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पे. एनाकोंडाज के ऊपर तो मूवी भी बनी है, वो अमेजोन फॉरेस्ट की ही है. उसके अलावा वो कंस्ट्रिक्टर और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिसाइड द बेसिन इन होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज इंसेक्ट्स, सर्वाइवल स्पीशीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द फिश ईटिंग piranhas. Fish is also found in river. This basin is through extraordinarily rich in the variety of life found there. उसको आप कह सकते हैं अमेजोन का जो रीजन है उसको लंग्स ऑफ या अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो की जाती है. अगर हम बात करते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, so that most of their food is small areas. After cleaning some trees in the forest, while men hunt and flash along the river, women take care of the crops. They mainly grow tapioca, pineapple, स्वीट पोटैटोज, उसी से जैसे आपने अनानास सुना होगा और शकरकंद वगैरह, इसी सब से साबूदाना वगैरह से उनका जो खाना पीना चलता है. उसके अलावा हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और स्लैश बर्न की खेती करते हैं कि एक जगह से कट रहा है, फिर उसके बाद लेयर बाय लेयर एक जगह से फिर खेती करके वहाँ से फिर अगली लेयर वो करते हैं. तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है. स्टेपल फूड जो होता है मैनियोक, दैट इज नोन एज कसावा, अगर आपने सुना हो कसावा, एंड द ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो. सो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स. कैश क्रॉप होती है कॉफ़ी, मक्का, कोको या कॉफ़ी के उसके चॉकलेट कोकोआ कह सकते हो. और रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस, फर्नीचर के लिए काम आता है, क्योंकि फॉरेस्ट की तो हमने इम्पोर्टेंस भी पढ़ी है. मेलोका, स्टीपी स्टेंटेड रूफ, जो काफ़ी स्टर्डियर वुड्स भी मिलता है वहाँ से. उसके अलावा बहुत सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग से लोगों का लाइवलीहुड चलता है. तो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न के बारे में दिया हुआ है. इसमें 9th क्लास में तो और भी अच्छे से दिया हुआ है स्लैश एंड बर्न खेती के बारे में, तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे. पर यहाँ पे क्या है कि स्लैश एंड बर्न में जो हिल रीजन्स होते हैं, एक जगह के एरिया को पेड़ वगैरह वहाँ से काट के और पूरा जला दिया जाता है वहाँ पे एरिया. उसके बाद वो थोड़ा फर्टाइल बन जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है. जब वहाँ की जो भी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो उस रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन में माइग्रेट किया जाता है, वहाँ पे खेती की जाती है. उसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है. तो सिमिलरली ये सारी चीज़ें थी कि topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turn into barren landscape. तो स्लैश एंड बर्न का बारे में दिया हुआ है. अमेजन बेसिन में स्लोली चेंजिंग इट्स ओल्डर डेज, द हर्ट ऑफ फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेशन द रिवर. जैसे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता था, नेविगेशन से भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था. एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappeared annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implications
द टॉप सॉइल, जो ऊपर की सॉइल है वो वॉश आउट हो रही है, इतने डेवलपमेंट वगैरह जिस रीजन में आ जाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाता है। अगर हम बात करते हैं लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन मेनली आसाम रीजन में है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ से आप बात कर सकते हो। ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहते हैं आसाम रीजन को, ये क्वेश्चन भी आया था और मुझे याद है कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था और ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया था। मुझे सिर्फ ऑप्शन याद है कि हाँ उसका आंसर जो होगा ब्रह्मपुत्र की वजह से होगा, बट आई विल डिस्कस विद यू इन घटना चक्र का टाइम मिलेगा तो मैं ट्राई करती हूँ उसे कवर करने का। So the tributaries of river Ganga and Brahmaputra together from the Ganga-Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north and 30 degree north. So अगर हम बात करते हैं बिकॉज इंडिया प्रॉपरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो 10 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री नॉर्थ तक गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है। एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा इज घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड ट्रिब्यूटरी, ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको याद रखनी है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये 5 ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। So Brahmaputra drains, it looks at the tributaries of Brahmaputra drains, it look at the atlas and find, इसमें रिवर का नाम दिया गया। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, अपने सुना होगा दिहांग, दिबांग और लोहित एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो द माउंटेन फुटहिल्स ऑफ द हिमालय एंड सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। ऑक्सबो लेक यहाँ पे बनती है, सो ऑक्सबो लेक dot the plain areas. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to mid-September. The summer are hot and winters are cool. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं the Ganga and Brahmaputra basin, the basins are, the area has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable टेरेंस, या आप कह सकते हो कि जो भी ढलान है या ऊंचाई की बात करते हैं, टेरेंस का मतलब। द माउंटेन एरियाज, द स्टीप स्लोप्स हैव inhospitable terrains, therefore less number of people lives in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain areas provide the most suitable land from human habitation. The soil in fertile agriculture is the main occupation of the people there. क्योंकि अगर हम बात करते हैं खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है प्लेन एरियाज़ में, फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो मेन ऑक्यूपेशन जो है इस रीजन का वो खेती ही है। उसके अलावा बात करते हैं सिंस कल्टीवेशन ऑफ द पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट रेनफॉल इज़ हाई। क्योंकि जो धान की फसल होती है उसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इस रीजन जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है धान की फसल अच्छी होती है। अगर हम बात करते हैं गेहूँ, मक्का, sorghum, चना, मिलेट्स आर अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, कैश क्रॉप है जैसे शुगर केन होती है, तो वो यूपी के प्लेन्स में काफ़ी अच्छी होती है, वो भी वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा अच्छा होता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन द सम एरियाज ऑफ प्लेन्स, वेस्ट बंगाल और असम में चाय उगाई जाती है। सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे सिल्क वर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार और आसाम में उगाया जाता है, जैसे माउंटेनियस हिल्स में, और उसके अलावा स्लोप, जेंटल स्लोप्स में, टेरेसेस वगैरह में। सो वेजिटेशन कवर्स ऑफ द एरियाज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विद टीक, साल, पीपल वगैरह उगाए जाते हैं। सो टीक की बात करते हैं या साल की, तो उससे फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं लकड़ी वाले। और अगर हम बात करते हैं डेल्टा एरिया इन द कवर्ड विद द मैनग्रोव्स फॉरेस्ट इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्रीज, पाइन, देवदार,
एंड फिर कैन सीन बिकॉज क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप, तो स्टीप स्लोप्स वगैरह में इस टाइप के जो है ट्रीज वगैरह मिलते हैं, चाहे पाइन ट्री की बात कर लो, देवदार की बात करूँ आप। उसके अलावा अगर हम बात करें, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड इन द बेसिन, जैसे एलिफेंट हुआ। अगर काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वहाँ पे वन हॉर्न राइनो मिलता है, जो स्पेशलिटी है वन हॉर्न राइनो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो नेशनल पार्क के बारे में अगर क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों में ही, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में वन हॉर्न राइनो मिलता है, तो मानस और काजीरंगा दोनों ही आसाम में हैं, वो आपको याद रखना है। इन द डेल्टा द बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल मिलते हैं, एक्वाटिक बाउंड्रीज में फ्रेश रिवर वाटर में मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हो बे ऑफ बंगाल सी, उस रीजन में भी है, उस रीजन में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और उसके अलावा अगर हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, विनोद, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, बट before going through this story, terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown. The slope is removed so that water doesn't run off rapidly. So टेरेस फार्मिंग है, जैसे कट काट के और उसको जगह को खाली किया जाता है, पानी रुक जाता है, वहाँ पे खेती की जाती है, फिर ऐसे ही इसी तरह से इसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक दिया हो गैंगेटिक डॉल्फिन या रिवर डॉल्फिन की बात कर रहे हैं। सो द फ्रेश वाटर रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन बेसिकली कॉल्ड सूसू, इसको सूसू भी कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है। वो एक डिफरेंट टाइप की वॉइस निकालती हैं, उसकी वजह से इसको स्पेशली नाम दिया जाता है, सूसू बोलते हैं इसको। एंड द प्रेजेंस ऑफ सूसू इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर, जो कि 2020 बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल था, और उसमें गैंगेटिक डॉल्फिन दिखाई दी थी गंगा में। ये बहुत ही अच्छा साइन था, और जो कि एनवायरमेंटलिस्ट थे, दे क्लिक द पिक्चर्स, दे पोस्टेड ऑन द हिंदू में इतनी बार न्यूज़ आई, एंड दैट वाज सच अ नाइस फीलिंग जब आप देखते हो, क्योंकि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लर्न करोगे, एंड देन इट विल बी स्टे विद यू फॉर लाइफ लॉन्ग। आप एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाओगे, और आप कह सकते हो आप दूसरों की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाओगे। तो एक कहावत है कि चाहे आप सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन करता है, चाहे आप अधिकारी बन पाओ चाहे नहीं बन पाओ, दैट इज़ योर फेथ, बट ये जो प्रिपरेशन है आपको एक बहुत अच्छा इंसान ज़रूर बना देगी, एंड दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ अबव ऑल। बाकी जब आप मेहनत करते हो तो जो उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। सो हियर सिमिलरली जो आप अगर हम डिटेल में जाते हैं, सो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़, जैसे इलाहाबाद हुआ, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। तो ये जो है गंगा रीजन के चारों तरफ है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और बहुत सारी और भी सिटीज़ हैं। तो ये भी याद रखनी है कि कौन सी सिटी किस रिवर के किनारे पर स्थित है, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है। सो कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड। तो ये भी याद रखना है कि ये तो खैर शो ही हो रहा है कि नमामि गंगा है, तो गंगा के कंजर्वेशन के लिए ही है। उसके अलावा टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोकस ऑन द सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स and the industries is discharged into the river. This leads to the pollution of the river, और उसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। चाहे आप कानपुर ले लो, चाहे आप वाराणसी ले लो, चाहे आप इलाहाबाद, इस बार संगम में देख के आई हूँ अभी रिसेंटली। इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल फीलिंग कि आप संगम को देख पा रहे हो, बट स्टिल जो है पोल्यूशन लेवल वहाँ पे भी बढ़ रहा है। गंगा का फ्लो इतना ज़्यादा रहता है, तो आप कह सकते हो कि गंगा जितनी भी गंदगी अपने अंदर समाती चली जाती है और बहता चला जाता है। बट ये जो लोअर रीजन में आप कहोगे, जितना ज़्यादा और नीचे चली जाती है, तो जो पोल्यूशन लेवल है और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है।
So the river waste water from these rivers going discharge और एक जगह से दूसरी जगह जाता है. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं. These plain areas, roadways, railway transportation, people from one place to another, the waterways, these effective means of transportation, particularly along the river. Kolkata is an important port of the river Hooghly, क्योंकि रिवर हुगली से वाटरवेज भी जा रहा है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. द प्लेन एरियाज ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं. टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जैसे ताजमहल है यमुना रिवर के किनारे है आगरा में. इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना एंड बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश बिहार लखनऊ विद द इमामबाड़ा है लखनऊ में. उसके अलावा आसाम में काजीरंगा है, मानस है. तो ये सारी चीज़ें अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइबल कल्चर है वो सारी चीज़ें मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से जो है टूरिज़्म भी बढ़ता है. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी इनिशिएटिव भी ले रही है कि जो भी गंदगी है वो ना बहाई जाए रिवर्स में, और बहुत क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है इस चीज़ में. सो होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. Please share and subscribe the channel for more updates, for more videos and for more knowledge. जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको हेल्प करने की, बिगनर्स के लिए भी, और जो अपना रिवीजन थोड़ा जल्दी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी है कि आप अगर ये 26 मिनट की वीडियो बनती है तो आप 13 मिनट में इसको डबल की स्पीड में जाके कवर कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग में आप सुनोगे जब और वीडियो देखोगे और अपनी की बुक में नोट करोगे. बिकॉज मैं चीज़ें कवर कर चुकी तो कुछ मैं एडिशनल चीज़ें बताऊंगी वीडियो के ड्यूरेशन में, चाहे कोई नेशनल पार्क हो चाहे एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन हो. इसीलिए ये टॉपिक जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप करोगे उसके बाद, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब आप स्टार्टिंग, क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया था प्रिपरेशन और उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाता है जब आप खुद से करते हो, तो ये इट इज़ जस्ट एन इनिशिएटिव के जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे, एटलीस्ट ये इनिशिएटिव है कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अपनी खुद करें. शायद आप कोचिंग लेने से 2 या 3 महीने आपका ज़्यादा लगेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. अपने ऊपर फेथ रखिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए. Wish you very all the best. Thank you so much. Bye bye.